मेरा नाम सोनी है। यह मेरी ज़िंदगी की एक दुख भरी कहानी है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं बंगले में अपनी सहेली अमृता के साथ रहती थी। मेरी उम्र 25 साल थी और मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। लेकिन मेरी सहेली का कोई औलाद नहीं था। मेरी शादी गांव में हुई थी और ऐसे इंसान से हुई थी जिसे ना घर की फिक्र थी और ना ही मेरे बच्चों की। वो अय्याश किस्म का इंसान था और उसे ना ही अपने माँ बाप का ख्याल था और ना ही अपने बीवी बच्चों का। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं नौकरी करूँगी। मेरी सहेली अमृता जो शहर में रहती थी, मैं उसी के बंगले में काम करती थी और उसी के साथ रहने लगी थी और मैं पिछले 7 सालों से उसके बंगले में रह रही थी, जबकि अमृता की शादी को 8 साल हो चुके थे। इन 8 सालों में उसने ना जाने कितनी कोशिश कर ली थी, बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज कर लिया था और पंडित तांत्रिक बाबा ना जाने किस किस को अपनी परेशानी के बारे में बताया था। फिर भी उसके पास औलाद नहीं आ सकी थी। शायद उसके भाग्य में अभी तक औलाद नहीं थी। मुझे मेरी सहेली बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मेरी सहेली अमृता ने लव मैरिज की थी। उसने अपनी शादी के पूरे 1 साल बाद मुझे अपने घर पर रखा था, क्योंकि मेरी शादी पढ़ाई ख़त्म होने के तुरंत बाद हो गई थी। मैं बहुत गरीब परिवार से थी, फिर भी मेरे बाबा ने मुझे पढ़ाया। मेरे बाबा अमृता के पिताजी का सेवक थे। मैं बचपन से ही अमृता के साथ पली बड़ी थी। जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत होती, मेरी सहेली अमृता मुझे पैसे देती। इसी तरह मेरी शादी हो गई थी। शादी के कुछ दिनों बाद बाबा भी इस दुनिया से जा चुके थे। शादी के बाद भी अमृता मुझसे बातें करती। मैं उसे अपनी सारी परेशानी बताती थी। अमृता कहती थी, तुम फिक्र मत करो, मेरी शादी के बाद तुझे मैं अपने साथ ही रख लूँगी। तुम मेरे बंगले में काम कर सकती हो। अमृता अपनी हर अच्छी बुरी बात मुझसे शेयर करती थी। मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता था। मेरे रिवाज को भी बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। उनका कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें तो बच्चा ही चाहिए। दोनों पति पत्नी के बीच इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन अमृता के बच्चे ना होने की वजह से विराज उनसे खफा खफा से रहने लगे थे और उनका कहना था कि मुझे तो सिर्फ बच्चा ही चाहिए, कुछ भी करके मुझे अपना खून चाहिए। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मेरे माता पिता का मरने के बाद मैं अपनी पीढ़ी को यहाँ तक लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा भी अपना बच्चा हो और वो मेरे ख़ानदान को आगे बढ़ाए। लेकिन अगर मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ तो मेरा तो कोई ख़ानदान ही नहीं बन सकेगा। मेरी पीढ़ी तो बस यहीं तक ख़त्म हो जाएगी। विराज को भी अपनी जायदाद का वारिस चाहिए था। काफ़ी लोगों ने उन्हें यह भी सजेशन दिया था कि वो बच्चा अडॉप्ट कर ले, लेकिन विराज का कहना था कि अपना खून तो अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। विराज की जिद थी कि उन्हें तो अपना ही खून चाहिए था। अमृता ने हर तरह से कोशिश करके देख ली थी, लेकिन फिर भी वह प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। वह इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। उसने जादू टोना भी करवा लिया था। सारी कोशिशों से नाकाम होकर अमृता खामोश होकर बैठ गई थी और वो विराज का कहना था कि अगर उनको उनका वारिस नहीं मिला तो वह दूसरी शादी कर लेंगे। अमृता तो विराज से बहुत प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके पति उनकी आंखों के सामने कोई दूसरी औरत लाकर रख दे। ऐसा तो विराज भी नहीं चाहते थे, लेकिन वह भी मजबूर थे। इस सारे मामले में मैंने अमृता की बहुत मदद की थी। वो जिस भी तांत्रिक बाबा के पास जाती थी, मुझे अपने साथ लेकर जाती थी। इस मदद का आज तक मुझे बहुत फ़ायदा मिला था, लेकिन इस बार तो विराज ने दूसरी शादी करने का पक्का इरादा कर लिया था और उन्होंने कहा था कि वो किसी भी हाल में अपने डिसीज़न नहीं बदलेंगे, क्योंकि इससे पहले भी विराज अमृता से ज़िद कर बैठे थे कि उन्हें अपने बच्चे के खातिर दूसरी शादी करनी भी होगी, लेकिन प्यार वो हमेशा अमृता से ही करेंगे। अमृता उनकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी और अमृता की आंखों में विराज कभी आंसू नहीं देख सकते थे। हर बार विराज अमृता के आंसू देखकर अपने आप को दूसरी शादी करने से रोक लिया करते थे, जबकि वो अमृता को पूरा भरोसा दिलाते थे कि जो वैल्यू उनके दिल में अमृता जी की है, उनकी जगह वो कभी उस दूसरी पत्नी को नहीं देंगे। उन्हें सिर्फ दूसरी पत्नी से बच्चा चाहिए, क्योंकि अमृता विराज की मोहब्बत थी और उनका कहना था कि मेरी मोहब्बत हमेशा ही मेरे लिए मेरी पत्नी ही रहेगी। अब तो अमृता की जान पर भी बनाई थी। अब तो कोई जादू टोना भी काम नहीं करने वाला था। विराज ने फैसला कर लिया था सो कर लिया था। अमृता बहुत ज़्यादा परेशान थी। पहले देख रही थी कि वो रो रही थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो अपने कमरे में आंखों में आंसू लिए इधर से उधर चक्कर काट रही थी। मैंने उससे कहा कि अमृता तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा।
तो उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता है सोनी, मैं अपने पति की दूसरी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि एक ही घर में रहते हुए मेरी सूरत पर मेरी सौतन आ जाए। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद भगवान मुझे औलाद नहीं देगा और इस वजह से मेरे पति के दिल में मेरे लिए मोहब्बत कम हो जाएगी, बल्कि ख़त्म ही हो जाएगी। मैंने अमृता को तसल्ली दी और कहा कि ऐसा नहीं है, अमृता विराज तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो मजबूरी में ही दूसरी शादी करना चाहते हैं। अमृता कहने लगी, क्या तुम्हें पता है कि जब मेरे पति की दूसरी पत्नी घर में आ जाएगी और वह बच्चा पैदा करके देगी तो उनके दिल में मेरे लिए जो बची कुची मोहब्बत है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं तो उनका बच्चा नहीं दे सकी। वो उनका बच्चा देगी तो मेरे पति उसी को और उसके बच्चे को ही ज़्यादा वैल्यू देंगे। फिर तो मेरी इज़्ज़त इस घर में 2 कौड़ी की भी नहीं रहेगी और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तुम तो जानती हो मेरे पापा की शहर में कितनी इज़्ज़त है। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ और तुम जानती हो कि मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद करके विराज से शादी की है। मेरे पेरेंट तो शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। अगर उन लोगों को यह बात पता चल गई तो वो भी मुझसे कहेंगे कि तुम्हारी ही गलती का नतीजा है। मैं उन लोगों से भी कुछ नहीं कह सकती। मेरे पति के दोस्त भी उनको यह एडवाइस देते हैं कि वो दूसरी शादी कर ले ताकि इस घर में जो मेरी वैल्यू है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल कर ही रहूँगी। अमृता हद से ज़्यादा परेशान थी। फिर अचानक चक्कर लगाते लगाते एक तरफ वो रुक गई और मेरे चेहरे की तरफ अजीब नज़रों से देखने लगी। मैं भी अमृता को देख रही थी कि अचानक उसका मुझसे क्या काम पड़ गया और वो मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं। तभी अमृता ने अचानक मुझसे कहा कि सोनी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? उसने अचानक मेरी आंखों में देखकर मेरे हाथों को थामकर मुझसे सवाल किया तो मैं हैरान रह गई थी। मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं तो हमेशा तुम्हारा काम करने के लिए तैयार रहती हूँ। तुम्हें ऐसा कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तो हमेशा तुम्हारी मदद करती रहूँगी क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है। मैंने कहा कि तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो बस मुझे अपना काम बताओ कि मुझे तुम्हारा क्या काम करना है, मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो उसने कहा कि मैं आज तुमसे ऐसी मदद मांगने जा रही हूँ, शायद इस मदद के लिए तुम कभी तैयार ना हो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि ऐसा आखिर कौन सा काम था और ऐसी कौन सी मदद थी जो मैं उसके लिए नहीं कर सकती थी। मैंने कहा कि अमृता, मैं तुम्हारी मदद हर तरह से करने की पूरी कोशिश करूँगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दूँ। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें इनकार कर दूंगी? उसने कहा कि जो बात अब मैं तुमसे कहने जा रही हूँ शायद तुम्हारे लिए सुनना बहुत मुश्किल और करना भी बहुत मुश्किल होगा और तुम इनकार भी कर दोगी। उसकी बात सुनकर मुझे सच में बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर ऐसी कौन सी मदद थी जो मुझसे चाहती थी। लेकिन अगले ही पल उसने मेरी आंखों में देखकर मुझसे ऐसी मदद मांग ली थी जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। अमृता की बात सुनकर एक पल के लिए शॉक्ड रह गई थी। वो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी और समझ गई थी कि मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम मेरी मदद नहीं करोगी इस मामले में, क्योंकि यह काम बहुत मुश्किल है और कोई भी औरत इस काम को इतनी आसानी से नहीं करेगी। फिर मैंने कहा कि अमृता, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हूँ, वो भी किसी को बिना बताए? और इस काम में जितना नुकसान मुझे होगा उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें होगा। मैं तुम्हारी मदद कर दूँगी। लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे देखकर अमृता ने कहा, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत दूँगी। तुम अपने इस काम के बदले पूरे 80 लाख रुपए दूँगी। 80 लाख की रकम के बारे में सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैंने कभी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा पैसे नहीं देखे थे। मेरी आंखों के सामने 80 लाख रुपए लहराने लगे थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब थी। मेरी शादी भी गरीब आदमी के साथ हुई थी। मेरा पति, सास, ससुर सभी गाँव में मेरे बच्चे के साथ रहते थे और मैं यहाँ पर शहर में अमृता के घर नौकरी करती थी। मैं यहाँ के कामकाज करने के बाद हर महीने अपने पति को पैसे भेज दिया करती थी। आधे पैसे वो अपनी माँ को घर चलाने के लिए और बच्चों की ज़रूरत के लिए दे देता था। मेरी सास बच्चों को संभाल लिया करती थी और आधे पैसे वो अय्याशी में उड़ा देता था। और उसने ना जाने कई लाख रुपए कर्ज लिए हुए थे। 80 लाख रुपए हमारे बहुत काम आने वाले थे। यह रकम तो बहुत बड़ी थी, रकम बहुत ज़्यादा, और काम बिल्कुल आसान था। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे डर था कि मेरा पति इस काम के लिए मुझे परमिशन देगा भी या नहीं।
वैसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा पति जब 80 लाख रुपए की रकम के बारे में सुनेगा तो वह फ़ौरन ही इस काम के लिए तैयार हो जाएगा। यही सोचते हुए मैं फ़ौरन अमृता का काम करने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इस काम के लिए विराज को भी तैयार करना होगा। फिर मैंने अमृता से कहा कि इस बारे में अगर किसी बाहर वाले को पता चल गया तो तुम्हें पता है कि कितनी बुरी बुरी बातें बनाएंगे और तुम्हारा और तुम्हारे पति का रेपुटेशन पर भी फ़र्क पड़ेगा। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि विराज इस काम के लिए राज़ी हो जाएंगे। अमृता कहने लगी, जब मेरे पति दूसरी शादी करने के लिए तैयार हैं तो इस काम के लिए तो बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। तुम्हें पता है कि मैं यह बात अपने दिल पर पत्थर रख कर कह रही हूँ। मैंने कहा, अमृता तुम एक बार विराज से बात कर लो, इसके बाद हम इस काम की शुरुआत करेंगे। यह बहुत बड़ा काम है और बहुत रिस्की काम है, तुम सोच समझ लो। अमृता कहने लगी, मुझे पता है यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है। मैंने अमृता से कहा, तुम एक बार फिर सोच लो, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। अमृता ने कहा, बड़ी मुश्किल से फ़ैसला लिया है और अब मैं अपने फ़ैसले से मुकरने वाली नहीं हूँ। तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं खुद पर कंट्रोल कर लूँगी, बस तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा ना हो कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। और अमृता अपने इरादे की पक्की थी, उसने इरादा कर लिया था और वो पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने कहा, वह सारी ज़िंदगी के लिए सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक रात के लिए परेशानी से गुजर सकती हूँ, इसलिए उसे यह सब करना ही होगा। मैंने भी अपने दिल को पक्का कर लिया था। यह काम मेरे लिए भी बहुत बड़ा था। पहले तो मुझे अपने पति से परमिशन लेनी थी, उसके बाद मुझे इस काम को अंजाम देना था। यह काम सच में दिल दहला देने वाला था। अगर मेरे पति ने मुझे इजाज़त दे दी तो मैं हर तरह से अमृता की मदद करने के लिए तैयार हूँ और जितना हो सकता है लोगों से हमें इस बात को छुपा कर ही इस काम को अंजाम देना था, क्योंकि लोगों के सामने अगर विराज और अमृता की पोल खुल जाएगी तो लोग उन्हें गलत समझेंगे। वैसे मुझे विराज से भी डर लग रहा था, क्योंकि विराज गुस्से के बहुत तेज़ थे। वो अमृता से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि अमृता ने ही इस तरह का प्लान बनाया है तो ना जाने उनका क्या रिएक्शन होगा। मैंने अपने पति को फ़ोन कर दिया था और अमृता को विराज के आने का इंतज़ार था। दरअसल हमारा प्लान यह था कि अमृता ने कहा था कि तुम मेरे पति का बच्चा पैदा करके मुझे दोगी, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर की सौतन तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक दिन के लिए अपने पति को किसी दूसरी औरत के पास सिर्फ बच्चे की खातिर बर्दाश्त करने में कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ एक रात की ही तो बात है। अमृता ने कहा था कि तुम मेरे पति के साथ एक रात गुजारोगी और मेरे बच्चे को पैदा करोगी। बच्चा पैदा हो जाने के बाद हमारा बच्चा हमें वापस कर दोगी, उसके बदले में मैं तुम्हें 80 लाख रुपए दूंगी। मुझे इस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही 3 बच्चे थे, 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। भगवान ने मुझे बेटा और बेटी दोनों ही दिए थे, इसलिए अब मुझे किसी बच्चे की ख्वाहिश नहीं थी। और विराज को तो वैसे भी उनका अपना बच्चा ही चाहिए था, वरना मैं अमृता को अपना एक बच्चा देने के लिए तैयार थी, लेकिन विराज को अपना खून चाहिए था। अगर वो काम किसी और से कहते तो उनको रेपुटेशन पर फ़र्क पड़ सकता था। मैं उनके घर में रहती थी और उनकी परेशानी को अच्छी तरह समझती थी, इसलिए उन्होंने यह काम मुझे करने के लिए कहा था। लेकिन एक औरत के लिए यह काम बहुत मुश्किल है कि वो अपने पति के साथ किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त करे। यह भी अमृता को बहुत बड़ी मजबूरी थी। लेकिन अमृता ने इस काम के साथ साथ मुझे शर्त भी बताई थी। कहा था, सोनी मुझे माफ़ कर देना, मर्द की फितरत कभी भी बदल सकती है, इसलिए मैं तुम्हें एक बात कह रही हूँ कि बच्चा पैदा हो जाने के बाद तुम अपने गांव अपने पति के पास चली जाना। उसके बाद हम तुम्हें अमृता के घर में नौकरी पर नहीं रख सकते। मुझे अमृता की बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने उससे कहा था कि फिर मैं कहाँ काम करने जाऊँगी और मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा। अमृता ने कहा कि 80 लाख रुपए मिल जाने के बाद तो तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, और दूसरी बात ये कि अगर ये भी तुम्हें दिक्कत हुई तो मेरा नंबर तुम्हारे पास है, तुम मुझे कॉल कर सकती हो। तुम्हें जितने भी पैसों की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें देती रहूँगी, क्योंकि मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी एहसानमंद हो जाऊँगी, इसलिए मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी मदद भी करती रहूँगी। अमृता की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने अपने पति को कॉल लगाई और उसको ये सारी बात बता दी थी। पहले तो मेरे पति को इस बात पर गुस्सा भी आया, क्योंकि मर्द है, जाहिर सी बात है कोई भी मर्द अपनी पत्नी को दूसरी मर्द के हवाले नहीं कर सकता। लेकिन मेरा पति लालची आदमी था, उसका दिमाग भी थोड़ा गलत हरकतों में फंसा हुआ था।
मेरी बेटी थी, वो अपने दोनों भाइयों का ख्याल रखती थी और खाना वगैरह बना लिया करती थी। मैं जो पैसा यहाँ से भेजती थी, मेरा पति उन्हें दोनों हाथों से लुटाता था और उसने काम करना तो बिल्कुल छोड़ दिया था। सिर्फ मेरे पैसों से अय्याशी करता था। पहले वो किसान था और मेहनत मजदूरी से पैसे कमाता था, पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया था। 80 लाख रुपए की रकम के बारे में सुनकर मेरे पति ने मुझे फ़ौरन परमिशन दे दी थी और उसने कहा था कि उसे कोई एतराज़ नहीं है, उसे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। मैंने जब अमृता को बताया कि मेरा पति राज़ी हो गया तो अमृता बहुत खुश हो गई। और अमृता ने जब मुझे यह बताया कि उनके पति भी खुश हो गए हैं, पहले तो वह भी थोड़े नखरे दिखा रहे थे, लेकिन उन्हें भी औलाद चाहिए थी और अपना ही खून चाहिए था, इसलिए वो भी इस काम के लिए तैयार हो गए थे। रात होते ही अमृता ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया। आज मैंने अमृता की आंखों में आंसू देखे थे। आज इसे इस तरह से तड़पते हुए देखा था जैसे कोई मछली बिन पानी के तड़पती है। कभी कभी औरत मजबूर हो जाती है कि उसे जो नहीं करना होता, मजबूरी की वजह से वो भी करना पड़ता है। आज मैं अमृता को बहुत लाचार और मजबूर होते हुए देख रही थी। उसने मुझे गले से लगाया और कहा, मुझे निराश मत करना। जिस इरादे से मैं तुम्हें भेज रही हूँ, भगवान करे मेरा इरादा पूरा हो जाए और मेरे पति को औलाद मिल जाए, ताकि मेरे बच्चे की कमी पूरी हो जाए और मेरा पति भी मुझसे अलग ना हो। मैं विराज के साथ उस कमरे में चली गई। अमृता के लिए यह रात कांटों पर गुजारी थी। जैसा हमने सोचा था वैसे ही हुआ था। हमें ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और जल्द ही मेरी तबीयत पहले दिनों से ख़राब रहने लगी थी। अमृता ने मुझे शहर की सबसे अच्छी डॉक्टर के यहाँ दिखाया था। डॉक्टर ने मुझे गुड न्यूज़ सुना दी थी तो अमृता और विराज बहुत खुश हो गए थे। अमृता से ज़्यादा तो विराज खुश थे। उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पहली कामयाबी तो हमें मिल चुकी थी। भगवान ने हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया था। मेरी आंखों के सामने 80 लाख रुपए की रकम थी और उधर मैंने नोटिस किया था कि विराज और अमृता भी बहुत ज़्यादा खुश थे। उन दोनों की आंखों के सामने बच्चा घूम रहा था। अपने सारे रिश्तेदारों के सामने विराज ने खबर फैला दी थी कि अमृता प्रेग्नेंट है, क्योंकि किसी को भी यह नहीं बताना था कि यह बच्चा अमृता की कोख से नहीं बल्कि मेरी कोख से जन्म लेगा। विराज के सारे रिश्तेदार भी बहुत खुश हो गए थे कि विराज भी नहीं चाहते थे कि वो दूसरी शादी करे, तो मजबूर होकर ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। अगर विराज को दूसरी शादी करनी होती तो वो काफ़ी सालों पहले ही कर चुके होते। लोग तो बच्चा ना हो तो 2-3 साल के बाद ही दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। विराज तो फिर इतने अमीर थे, कोई भी औरत उनसे आसानी से शादी कर लेती। अब उन दोनों ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि अब उनकी सालों से पुरानी तमन्ना पूरी होने वाली थी। विराज की खुशी देखकर तो मुझे एक लम्हे के लिए घबराहट हो गई थी। शुरू में मुझे लगा कि सब अच्छे से ही हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मेरी घबराहट बढ़ती चली जा रही थी। मैं परेशान थी और विराज और अमृता अपने बच्चे का आने के सपने देख रहे थे। वह दोनों पति पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं उनके घर में रह रही थी और इतने सालों से जो लोगों की सेवा कर रही थी, आज भगवान ने वो वक्त ला दिया था कि दोनों पति पत्नी मेरी इस तरह से सेवा कर रहे थे जैसे मैं इस घर की रानी हूँ और ये मेरे नौकर हैं। लेकिन हमारे लिए एक नई मुसीबत आ गई थी। अमृता के रिश्तेदारों को जब पता चला कि वह प्रेग्नेंट है तो काफ़ी सारे लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे और उनसे ना जाने किस किस तरह के सवाल कर रहे थे। अमृता तो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, इसलिए उनके पास हर सवाल का जवाब नहीं होता था। वो कंफ्यूज हो जाती थी। विराज ने कहा कि हमारा बंगले में रहना ठीक नहीं है, यहाँ पर कोई ना कोई आता जाता रहता है और अमृता की प्रेगनेंसी का तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था। विराज ने कहा कि ऐसा ना हो कि लोगों को गड़बड़ का एहसास होने लगे। इतने मेहमानों के आने की वजह से अमृता और मुझे, हम दोनों को ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अमृता को आराम करना होता था और मुझे घर का सारा काम करना पड़ जाता था। इसलिए मैंने अमृता को एडवाइस दी कि हम उनके दूसरे शहर में बने हुए रिजॉर्ट में रहने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर हम आराम से वक्त गुजार लेंगे और विराज अपने रिश्तेदारों को बता देंगे कि अमृता अपने मायके में जाकर रह रही है। इस तरह से कोई भी रिजॉर्ट नहीं जाएगा और हम लोग वहाँ पर आसानी से टाइम पूरा कर लेंगे। विराज को भी मेरा यह आइडिया अच्छा लगा था। विराज ने अपने रिजॉर्ट में मुझे और अमृता को शिफ्ट करवा दिया था। इस रिजॉर्ट में कोई नहीं था। हमारे साथ विराज ने चौकीदार और एक नौकरानी को भेज दिया था हमारा ख्याल रखने के लिए, क्योंकि मैं अभी तक कोई काम नहीं कर रही थी।
उधर कोई बंगले में अगर कोई मेहमान आ जाता तो मुझे काम करना पड़ जाता था ताकि किसी को हम पर शक ना हो। इस रिज़ॉर्ट में हमारी ज़रूरत की हर चीज़ विराज ने मौजूद करवा दी थी। हम इस रिज़ॉर्ट में आने के बाद बहुत सुकून से थे और अमृता मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। कुदरत का करिश्मा भी बड़ा अजीब होता है। जिनसे मैं मांगती थी आज वो मुझसे औलाद मांगने के लिए तरसते जा रही थी। अमृता बहुत अच्छी और मेहरबान लड़की थी। मैं सोचती थी कि अमृता तो इतनी अच्छी है, फिर उनके साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ? क्या सच में अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है? फ़िलहाल वक्त गुजरता चला गया। अब मुझे अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे थे। हफ्ते महीनों में बदल गए। मेरा बच्चा मेरे पेट में लात मारने लगा था। पहली बार जब उसने मेरे पेट में हरकत करनी शुरू की थी तो मुझे अजीब सा एहसास महसूस हुआ था। आधी रात को अचानक मेरी आँख खुल गई और मैं उठकर बैठ गई थी। मैंने अपने पेट पर जैसे ही हाथ फेरा, अंधेरे में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुझे महसूस हुआ कि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, मुझसे कह रही है कि माँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे किसी को मत दो, मैं तुम्हारा हूँ, मुझे अपने साथ रखो। इसी तरह के मुझे हर रोज़ अपने सपने आने लगे थे। सारी रात मैं जाकर गुजारने लगी थी और ज़्यादा जागने की वजह से मेरे अंदर वीकनेस होने लगी थी। मेरा दिल धीरे धीरे बदलने लगा था क्योंकि अब हर रात मेरे साथ ऐसा ही होता था। रातों को मेरा दिल ही नहीं, मेरे दिल के साथ साथ मेरी नीयत बदल रही थी। मैं परेशान ही थी। मुझे 80 लाख रुपए झूठे और बेकार लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि ये 3 बच्चे होने के बाद मुझे अब और बच्चों की चाहत नहीं होगी। मेरे लिए पैसा ज़रूरी था, बच्चे नहीं। बच्चे तो मुझे पहले ही मिल चुके थे और मेरी कोई ख्वाहिश भी नहीं थी क्योंकि बेटा और बेटी दोनों ही मेरे पास थे। मुझे क्या पड़ी थी कि बेवजह एक और बच्चा पैदा कर लूं क्योंकि महंगाई का दौर है। इस दौर में अपना खाना पीना ही मुश्किल से चल रहा है। ऊपर से बच्चों को पालना तो बहुत भारी काम है। लेकिन अब मेरा ख्याल गलत साबित हो गया था और बच्चा पहला हो या आखिरी, अपनी औलाद तो अपनी ही होती है। अमृता ने मेरी परेशानी को भांप लिया था। एक दिन मैंने विराज और अमृता को बातें करते हुए सुन लिया था। अमृता विराज से कह रही थी कि कहीं ऐसा ना हो मौके पर सोनी की नीयत बदल जाए। विराज ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, उसकी नीयत कभी नहीं बदलेगी क्योंकि उसके पास पहले से ही बच्चे हैं। उसे पैसों की ज़रूरत है, बच्चों की नहीं। वो मुझसे भी बार बार सवाल करती थी कि मैं खामोश क्यों रहती हूँ। विराज हर हफ्ते रिजॉर्ट का चक्कर लगाने के लिए आते थे और मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट जूस और ज़रूरत का हर सामान लेकर आते थे। हर महीने डॉक्टर के ट्रीटमेंट भी चल रहा था। फिर जैसे तैसे वह दिन भी आ गया। डॉक्टर ने मुझे डिलीवरी की डेट भी दे दी थी। यह बात अमृता ने फ़ौरन विराज को बताई तो विराज बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। विराज ने मेरे इलाज के लिए अमृता को बहुत सारे पैसे दे दिए थे और कहा था कि किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इधर मेरा दिल बार बार अपने बच्चे के लिए परेशान था। रात का टाइम था और अमृता ने मुझसे कहा सुबह हमें हॉस्पिटल जाना है क्योंकि मेरा बच्चा पैदा होने में सिर्फ आज रात ही रह गई थी। अगले दिन लगभग 10 बजे के टाइम मुझे हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होना था और मेरा ऑपरेशन होना है। यह बात सुनकर मुझे डर लगने लगा था और फिर मेरा ऑपरेशन होगा। मैंने दिल में यह सोचकर अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती। ये मेरा बच्चा है, मैं इसे 80 लाख रुपए की वजह से किसी दूसरे के हवाले नहीं करूँगी। भले ही इस बच्चे का पिता विराज थे, लेकिन माँ तो मैं थी जो उसको जन्म देने वाली थी। पिता से ज़्यादा ममता माँ के दिल में होती है, जो पूरे 9 महीने तकलीफ़ में चलकर उसे अपने कोख में रखती हैं और किसी दूसरे माँ को गोद में कैसे डाल सकती थी। अपने शरीर के अंग को मैं किसी और के हवाले नहीं कर सकती थी। मैंने सोच लिया था कि यह बच्चा मेरा है। मैं इसे 80 लाख रुपए में तो क्या 80 करोड़ में भी किसी को नहीं दूंगी। मेरी नीयत और मेरा इरादा दोनों ही बदल चुके थे। मैंने देखा अमृता रात होने के बाद अपने कमरे में जाकर सो चुकी हैं। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और चुपके से वहाँ भाग गई थी। मुझे तकलीफ़ भी होनी शुरू हुई थी क्योंकि मेरी डिलीवरी का वक्त आ चुका था। मैं जल्दी से निकल आई और मैंने रात वाली बस पकड़ी और बस में सवार हो गई। मुझे लग रहा था मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कभी ऑपरेशन नहीं करवाया था क्योंकि मेरे तीनों बच्चे नॉर्मल पैदा हुए थे। मुझे इस दर्द की आदत हो चुकी थी। मैं अमृता और विराज को बहुत बड़ा धोखा देकर वहाँ से भाग निकल आई थी क्योंकि मुझे अपना बच्चा चाहिए था और मैं इसे किसी को और को नहीं दे सकती। पीछे विराज और अमृता का क्या हाल होगा, मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। मुझे सिर्फ ख्याल था तो अपने बच्चे का, जिसे बचाना मेरी जिम्मेदारी थी। लगभग 6 घंटे का सफ़र तय करने के बाद मैं अपने गांव पहुंच गई थी, लेकिन अब मुझे दर्द तेज़ी से शुरू हो गया था। मैं अपने घर नहीं गई थी क्योंकि मेरा पति
वहाँ पर 80 लाख रुपए की उम्मीद लगाए बैठा हुआ था। मेरे पति का बहुत सारा कर्जा था और इन 9 महीनों में उसने 80 लाख रुपए के ना जाने कितने सपने देख लिए थे। अगर मैं उसके पास चली गई तो मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे वापस अमृता के पास ले जाएगा और उनसे पूरे पैसे हासिल कर लेगा। मेरा पति तो पहले ही बहुत लालची इंसान था, जो अपनी पत्नी को दूसरे मर्द के साथ 80 लाख रुपए के लिए बर्दाश्त कर सकता है। वह कभी उसकी ममता को नहीं समझ सकता। और 80 लाख रुपए के बारे में सुनकर जितना वो खुश हुआ था, उसकी खुशी को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। सारा दिन वो सोचता रहता था कि जब 80 लाख रुपए आ जाएंगे तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, यह लाऊंगा, और ना जाने किस किस तरह की बातें किया करता था। उसे अपनी पत्नी और बच्चों के ज़्यादा पैसों से प्यार था। मैं गांव के खास दाई शगुनी के पास चली गई थी। मेरी बाकी के बच्चे भी उसी औरत ने पैदा किए थे। मैं शगुनी के घर पर गई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। गर्मियों की रात थी। मैं रात के 2 बजे के टाइम पर वहाँ से रवाना हुई थी और अभी सुबह के 8 बजने वाले थे। गर्मियों में तो सब लोग जल्दी ही सोकर उठ जाते हैं। दाई डॉक्टर्स को तो आदत होती है कि कभी भी उनके पास पेशेंट आए उसको हैंडल कर लेती हैं। दाई ने जैसे ही दरवाज़ा खोलकर मुझे देखा तो वो बड़ी हैरान हो गई थी और कहने लगी थी कि अब की बार तुम शुरुआत के ही दिनों में मेरे पास नहीं आई हो। तुम्हारे बच्चे तो काफ़ी बड़े हो गए हैं। तुमने काफ़ी सालों बाद बच्चे की पैदाइश के बारे में सोचा। मैंने कहा शायद भगवान को यही मर्जी थी। यह कहकर मैं खामोश हो गई थी। मुझसे और ज़्यादा बातें कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि ज़्यादा बातों का टाइम नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। जल्दी मुझे मेरा बच्चा डिलीवरी करके दे दो। मुझे बस यही परेशानी हो रही थी कि कहीं विराज के आदमी यहाँ पर ना आ जाएं और मुझसे मेरा बच्चा ना छीन ले। मुझे जल्दी से जल्दी अपना बच्चा यहाँ से लेकर कहीं दूर जाना होगा। मुझे विराज और अमृता का सिर दर्द लग रहा था और यह भी डर था कि कहीं मेरे पति लालच में आकर यह बच्चा अमृता को पहुँचा देगा, इसलिए मैं अपने घर भी वापस नहीं जाऊँगी। डर और परेशानी की वजह से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैंने यह तक नहीं सोचा था कि पीछे विराज और अमृता का क्या हाल होगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैं रातों रात उनके घर से भाग गई हूँ। पहले तो वो लोग मुझे तलाश करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ना जाने वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर गुजरेंगे। फिलहाल मुझे दर्द शुरू हो चुके थे और मेरी डिलीवरी शगुनी करवा रही थी। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया था। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं जल्द से जल्द अपने बच्चे को उठाकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी, यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाऊँगी, ताकि मेरे बारे में किसी को पता ना चल सके। मैं कुछ भी करके अपने बच्चा विराज और अमृता को नहीं दूंगी। मैंने यह तक नहीं सोचा था कि वो अमृता जो मेरी सहेली थी, जिसने सारी ज़िंदगी मुझ पर एहसान किए थे, मैं खुद का बच्चा भी उसे देना चाहती थी। फिर मुझे ऐसा क्या हो गया? मैंने उन दोनों पति पत्नी का नमक खाया था। उन्होंने मुझे खाना दिया था, मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए और मुझे रहने के लिए जगह दी। अगर वो ये सब ना देती तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। मैंने अमृता को किसी की अच्छी बात को याद नहीं किया और उन दोनों के बच्चे का सपना दिखाकर अचानक उनकी आंखों से उनके सारे सपने छीन लिए। जब वादा पूरा होने का टाइम आया तो मैंने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया। मुझे नहीं पता था कि एक माँ इतनी खुदगर्ज होती है जितनी मैं हो गई थी। मैंने उन दोनों पति पत्नी की फीलिंग्स की कदर भी नहीं की थी। दोनों ने ही मुझ पर भरोसा किया था। मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत दूर चली गई थी। यह छोटा सा गांव था जहाँ पर बहुत कम लोग रहते थे। यहाँ पर मैंने पुरानी सी झोपड़ी में अपना बसेरा कर लिया था और अपने बच्चे की परवरिश करने लगी थी। शायद मुझे मेरे पति और विराज अमृता ने ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं इतनी दूर जा चुकी थी कि जहाँ के बारे में लोगों को कुछ पता ही ना चला। यहाँ पर भी मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर लिया था और मैं अपने बच्चे को कम कमाई में ही पाल रही थी। लेकिन शायद मुझे मेरे किए की सज़ा मिलनी थी, क्योंकि मैंने उन दोनों पति पत्नी का दिल दुखाया था। मुझे मेरे किए की सज़ा इस तरह से मिली कि एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। गांव के ही लोगों ने मुझे विधवा समझकर मुझे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहाँ पर पता चला कि मुझे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है और मैं जब तक जी रही हूँ ना जाने किस दिन मेरी मौत आ जाए। मैंने अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी डायरी में लिखना शुरू कर दी, ताकि जो गलती मैंने की है वो आगे कभी किसी औरत ना करे। डायरी रोज़ लिखती थी। देखते ही देखते मेरा बेटा 15 साल का हो गया। मेरा बेटा बचपन से ही बहुत समझदार था, क्योंकि विराज भी बहुत समझदार और ईमानदार आदमी थे। वह बहू
हूबहू अपने पिता पर गया था। भगवान ने मेरे बेटे की परवरिश करने के लिए शायद मुझे 15 साल तक जिंदा रख लिया था। एक दिन न जाने कैसे मेरे बेटे के हाथ में वो डायरी लग गई। उसमें गांव के ही सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ा रही थी। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक दिन मेरे बेटे ने मेरी डायरी में पढ़ ली और उसमें मेरे हकीकत के बारे में सब कुछ पता चल गया। उसने मुझसे इस बारे में सवाल किया तो मैं बहुत डर गई कि उसे क्या बताऊं। उसने मेरी डायरी दिखाई। यह सदमा मैं बर्दाश्त ना कर सकी और मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरे बेटे ने शायद मेरी जान बचाने के लिए मेरे साथ बहुत कुछ किया। उस डायरी में वो शहर का नाम और उस बंगले का एड्रेस लिखा हुआ था जिसमें विराज और अमृता का बंगला था। वो मुझे गांव की ही मौसी के पास छोड़कर विराज और अमृता के पास चला गया और मेरी डायरी भी अपने साथ ले गया। मैंने उसे जाने से बहुत मना किया था लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। वो अकेला ही चला गया और जब वो वहाँ गया तो उसने सारी हकीकत विराज और अमृता को बताई। विराज और अमृता को बहुत गुस्सा आया था और लोगों ने उसकी बात सुनकर सोचा कि यह सब बच्चा झूठ बोल रहा है। लेकिन जब उन्होंने उसकी शक्ल को गौर से देखा, वह लड़का बिल्कुल हूबहू विराज पर ही गया था। इस बात का भरोसा उन दोनों को हो गया था क्योंकि वो उनका औलाद था। विराज और अमृता अपने गुस्से की वजह से चाहते थे कि वो हमारी मदद ना करे। उसने कहा था कि आप लोग मेरे साथ चलें और मेरी माँ की जान बचा लें। उनको शहर के इलाज के लिए लेकर जाना है और उनका ऑपरेशन होना है वरना वो मर जाएंगी। विराज और अमृता का तो आज तक कोई बच्चा ही नहीं हुआ था और वो मेरे भाग जाने के बाद उन्होंने बच्चे की ख्वाहिश को ख़त्म कर दिया था क्योंकि विराज का कहना था कि शायद भगवान नहीं चाहता कि हमारे पास बच्चा हो। अब भगवान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वह दूसरी शादी कर लें और उस औरत की नीयत बदल जाए। और यही सब सोचते हुए उन्होंने औलाद का ख्याल दिल से निकाल दिया था क्योंकि वो बेचारे तो मेरे भरोसे बैठे हुए थे। जब वो दोनों उस लड़के के साथ मुझसे मिलने के लिए आए तो मुझे देखकर उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। फ़िलहाल उन्होंने मुझे इतना बीमारी में तड़पते हुए देखकर माफ़ कर दिया था लेकिन उन्होंने मुझसे शिकायत जाहिर की कि तुम हमारे साथ अच्छा नहीं किया था। तुम जानती थी हमने घर वालों से झूठ बोला था। जब तुम भाग गई तो हमने लोगों से कहा कि हमारा बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ था लेकिन अस्पताल में ही किसी ने चोरी कर लिया और उसका कुछ पता ना चल सका और हम फिर से आज बे औलाद रह गए। हमें क्या पता था कि आज 15 साल बाद हम अपने बेटे को इस तरह से देखेंगे। मैंने विराज और अमृता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया और वो लोग मुझे शहर ले गए। वहाँ ले जाकर उन्होंने मेरे एक अच्छे अस्पताल में ऑपरेशन करवाया। भगवान ने शायद मुझे ज़िंदगी दे दी थी। मेरी गलती तो बहुत बड़ी थी। जिसके लिए मुझे मौत मिलती वह भी कम थी लेकिन मेरे बेटे के दवाओं और उसकी मेहनत का नतीजा था कि मैं बच गई थी। मेरे बच्चों को पता चल गया था कि मैं 15 साल कहाँ छुपी रही थी। मेरा पति तो 10 साल पहले ही किसी एक्सीडेंट में मर गया था और मेरे बच्चों ने मुझे तलाश करने की बहुत कोशिश की थी। एक तरफ से मैंने अपने बच्चों का भी दिल दुखाया था कि अपने तीनों बच्चों को छोड़कर मैं चली गई थी। मेरे तीनों बच्चे जवान हो गए थे और इधर जो विराज का बेटा था 15 साल का, वो विराज और अमृता से दूर रहा। मैंने विराज और अमृता का बेटा उनको सौंप दिया था लेकिन मेरा बेटा मुझे अपनी माँ समझता था। उससे सारी हकीकत के बारे में तो पता था लेकिन मैंने उनसे कहा कि बेटा शायद यही मेरी गलती का पश्चाताप है कि मैं इसी तरह से अपनी गलती को सुधार सकती हूँ। मैं तुमसे मिलने के लिए आया करूँगी लेकिन तुम्हारे असल पिता तो विराज हैं। इस तरह से मैं अपने गांव बच्चों के पास चली गई और विराज अमृता को उनका बेटा वापस कर दिया। अब वो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और इधर अपने बच्चों के साथ रहकर खुश हूँ। विराज अमृता ने इतने सालों बाद भी अपना वादा निभाया और उनका बेटा सौंपने पर मुझे 80 लाख रुपए दे दिए। मुझे 80 लाख रुपए की कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा पति भी कमाने वाला नहीं है, यह पैसा रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मुझे अफसोस हो रहा था कि भले पति पत्नी के साथ मैंने बहुत गलत किया था लेकिन मुझे अपने छोटे बेटे की याद अभी भी सताती है। जब मुझे उसकी याद आती है तो मैं उससे मिलने के लिए चली जाती हूँ। विराज अमृता ने लोगों को बताया कि उनका वही बेटा जो अस्पताल से चोरी हो गया था और वो 15 साल बाद उनको मिल गया। मेरे बेटे ने विराज और अमृता को अपने माता पिता मान लिया था और वो उनके साथ उनके घर में बहुत खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।